के बच्चों का बीओ के कंपनी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। सबसे पहली बात, जब हम बोलते हैं सीमा नियम तो हमारा आशय पार्षद सीमा नियम से होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से होता है। एल जे बॉबिन का ये एक कथन हमें देखना चाहिए सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से भी पहले। कथन कुछ इस तरह से है कि सीमा नियम उन मौलिक शर्तों पर प्रकाश डालता है जिनके आधार पर कंपनी का समावेलन किया जाता है। ये शर्तें ऋणदाताओं, बाहरी व्यक्तियों और अंशधारियों के हित के लिए समाविष्ट की जाती हैं। यानी कि सीमा नियम में वे सारी शर्तें होती हैं जिसके आधार पर एक तो कंपनी का समावेलन होगा, बाकी ये शर्तें जो होती हैं ये ऋणदाता यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं या जो बैंक हैं या जो दूसरी वित्तीय संस्थान हैं जिनसे हम ऋण लेते हैं, बाहरी व्यक्ति यानी कि जो कंपनी के बाहर के लोग हैं और जो अंशधारी हैं उनके लिए समाविष्ट की जाती हैं, यानी कि उसके लिए ये शर्तें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रखी जाती हैं। ठीक, कुल मिलाकर के ये जो एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, ये बेसिकली रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। साथ ही साथ पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण भी जमा करना होता है। इसमें हम पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 में। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं पार्षद सीमा नियम की। कंपनी का चार्टर कहलाता है ये डॉक्यूमेंट। चार्टर का मतलब होता है एक तरह से संविधान। कंपनी का संविधान है यह अधिनियम। इसमें आधारशिला के ऊपर यानी नींव के ऊपर कंपनी रूपी भवन का निर्माण होता है। इस प्रलेख में उन महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी के समावेलन की आज्ञा रजिस्ट्रार देता है। तो अगर हम देखें तो पार्षद सीमा नियम जो है वो कंपनी की कार्यसीमा तय कर देता है, यानी कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं, उसके उद्देश्यों को बता देता है। एक तरह से चार दीवारी यानी बाउंड्री वाल का काम करता है। इसके बाहर अगर कोई भी काम कंपनी करती है तो वह व्यर्थ माना जाता है, यानी कि नल एंड वाइड, यानी कि वह अनधिकृत या इलीगल माना जाता है। यानी कि उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए अधिकृत नहीं है कंपनी, ये कहाँ से तय होगा? पार्षद सीमा नियम से होगा। उनके बाहर अगर कंपनी कोई भी काम करती है तो वह कार्य लीगली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वह पार्षद सीमा नियम में निहित बातों को अच्छी तरह से समझ ले, पढ़ ले। पार्षद सीमा नियम का मुख्य उद्देश्य होता भी यही कि अंशधारी, ऋणदाता और अन्य जो भी व्यक्ति हैं वो कंपनी से जो भी लोग व्यवहार करते हैं उन्हें ये बताना कि कंपनी का कार्यक्षेत्र यानी सीमाएं क्या क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कोई ऐसा अनुबंध कर ले जो सीमा नियमों के द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र के बाहर है तो कंपनी ऐसे अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है और इसमें उन लोगों का नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें परिभाषा की तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 में इसे परिभाषित किया गया है। सीमा नियम से आशय ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले किसी भी कंपनी अधिनियम या वर्तमान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया है या समय समय पर इसे परिवर्तित किया गया है। क्योंकि इसमें हर पहलू का ध्यान रखा जाता है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आप इसे परिभाषित कर रहे हैं धारा 256 में, लेकिन केवल 2013 के अनुसार पार्षद सीमा नियम को नहीं परिभाषित कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे कंपनी अधिनियम रहे हैं। इसीलिए लॉ में हर एक संभावना को दृष्टिगत करते हुए परिभाषित करना होता है किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को। तो सीमा नियम को जब परिभाषित कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सीमा नियम से आशय ऐसे पार्षद सीमा नियम से जो पिछले किसी भी कंपनी अधिनियम या वर्तमान कंपनी अधिनियम जो कि 2013 वाला है
इसके अंतर्गत चाहे मूल रूप से बनाया गया हो, यानी कि चाहे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाया गया हो, चाहे इससे पहले के किसी अधिनियम के अनुसार बनाया गया हो, ये पार्षद सीमा नियम ही सीमा नियम कहलाता है। इसे समय समय पर परिवर्तित भी किया गया हो सकता है कि कोई पार्षद सीमा नियम ऐसा हो जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाया गया हो, लेकिन इसे जब परिवर्तित किया गया है तो 2013 अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। तो ये सारा पार्षद सीमा नियम ही सीमा नियम कहलाएगा। जैसे ही हम सीमा नियम बोलेंगे तो हमारा आशय पार्षद सीमा नियम से ही होगा, जो कंपनी वर्तमान कंपनी अधिनियम या इससे पहले के किसी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया हो या समय समय पे उसका परिवर्तन किया गया हो। इसमें कुछ बताया ही नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया ऐसा पार्षद सीमा नियम जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बना है, वर्तमान के या पूर्व के, वही सीमा नियम है। धारा 256। अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई पार्षद सीमा नियम की उपयुक्त परिभाषा अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पार्षद सीमा नियम होता क्या है ये तो बताया ही नहीं गया है, क्योंकि ये इसके स्वभाव और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करती ही नहीं है। ये एक परिभाषा अच्छी है न्यायाधीश केयन्स की, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। कंपनी का पार्षद सीमा नियम उसका अधिकार पत्र होता है, और कंपनी के अधिकार पत्र मतलब कंपनी के क्या क्या अधिकार हैं वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित होते हैं, और ये कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को भी परिभाषित कर देता है। सीमा नियम में वे मूलभूत शर्तें दी गई होती हैं जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन को अनुमति दी जाती है। ये कंपनी को समामेलन की अनुमति दी जाती है, ठीक है। ये कंपनी के समामेलन को की अनुमति दी जाती है। ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। तो ये परिभाषा आप पढ़ लीजिए, और बस उसके बाद में आप यहाँ पे एक उपयुक्त परिभाषा के तौर पे यहाँ से इसे लिख लीजिएगा, उपयुक्त परिभाषा हेडिंग डालिएगा और लिख लीजिएगा पार्षद सीमा नियम कंपनी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख जिसके अभाव में कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता। इसमें कंपनी के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और अधिकारों का उल्लेख होता है। विशेषताएं, ये उपयुक्त परिभाषा नहीं, दरअसल ये अर्थ है। अगर कंपनी का अभिप्राय पूछा जाए तो अभिप्राय या अर्थ में ये लिखिएगा। परिभाषा में एक तो कंपनी अधिनियम की लिख लीजिए, और दूसरा आप जो है जो ऊपर आपने पढ़ी केयन्स की, न्यायाधीश केयन्स की परिभाषा, ठीक। विशेषताओं की चलिए जल्दी से बात करते हैं। ये आधारभूत प्रलेख होता है जिसे बनाना अनिवार्य है। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का चार्टर अर्थात संविधान है, ठीक है, और आधारभूत प्रलेख है क्योंकि बगैर इसके समामेलन संभव नहीं है। अधिकारों और सीमाओं का वर्णन होता है एक प्रकार से संविधान जैसा, जिसमें कंपनी के अधिकार और सीमाएं वर्णित होती हैं। उल्लंघन के प्रभाव कंपनी द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र अधिकार सामने जो कंपनी से व्यवहार करते हैं उसको इसकी विशेष सामग्री की जानकारी हो सके, इसके लिए इसे पब्लिकली इशू किया जाता है, यानी कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस से इसे कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क दे करके प्राप्त कर सकता है। आसानी से परिवर्तन नहीं, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं के बाद ही हो सकता है। तो ये आसानी से परिवर्तित नहीं होता। कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध सीमा नियम कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच कैसे संबंध हो सकते हैं उनका नियमन यानी रेगुलेशन करता है, ठीक। रेगुलेशन, ओके। पार्षद सीमा नियम का महत्व क्या है? पार्षद सीमा नियम का जो महत्व है इसे ध्यान से समझिएगा। पार्षद सीमा नियम का जो महत्व है वह यह है कि एक तो ये आधारभूत प्रलेख है, ठीक है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। यह कंपनी का आधारभूत एवं अनिवार्य प्रलेख है। इसके बिना कंपनी का समामेलन नहीं होता। प्रत्येक सार्वजनिक या निजी कंपनी को इसे अनिवार्य रूप से तैयार करना ही होता है। महत्वपूर्ण विषय सामग्री इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता होगा, उद्देश्य वाक्य होगा, अंश पूंजी होगी, दायित्व वाक्य यानी कि ये लिमिटेड है तो अंश द्वारा या गारंटी द्वारा कैसे, कंपनी का कार्यक्षेत्र और अधिकारों का उल्लेख भी इसमें होता है। इन वाक्यांशों से कंपनी के स्वरूप का पता चलता है। ये सब
हेडिंग के रूप में डाले जाते हैं और इनके अंदर इनकी व्याख्या की जाती है। कार्यक्षेत्र की सीमा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ऑपरेशन। कंपनी काम ही नहीं कर सकती। ठीक, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध का आधार बनता है। ये एक मार्गदर्शक प्रलेख की तरह से होता है। ठीक है, जो हित संरक्षक का भी काम करता है। किसके हित संरक्षक किसका हित संरक्षण करता है? बाहरी व्यक्तियों का। उन्हें ये बताता है कि आप पारस्पर सीमा नियम पढ़ लीजिए और इसमें जो वर्णित कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, अधिकार, मर्यादाएं हैं उनके अंतर्गत ही कंपनी से अनुबंध कीजिए। इनके बाहर अगर आप अनुबंध करेंगे तो अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती तो उसके लिए वो बाध्य नहीं होगी और आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए उनको ये पहले से ही उनके हित संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। ये दरअसल एक तरह का अपरिवर्तनीय प्रलेख है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुसार कंपनी उन दशाओं, विधियों और सीमाओं को छोड़कर जिनके लिए कंपनी में स्पष्ट आदेश है, अपने सीमा नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। कुछ दशाएं हैं, कुछ विधियां हैं और कुछ सीमाएं हैं। सीमा नियम के उल्लंघन के प्रभाव, पारिषद सीमा नियम में जो भी उल्लंघन करके अगर उसके बाहर कोई भी अनुबंध कर लिया जाए तो वो अल्ट्रा वायर्स होते हैं और अधिकारों के बाहर होते हैं अल्ट्रा वायर्स, और इन्हें वॉइड यानी कि व्यर्थ माना जाता है। नल माने खारिज करना, नल एंड वाइड बोला जाता है ऐसे अधिकारों को। ठीक है, ऐसे अनुबंधों को। तो पार्षद सीमा नियम के प्रारूप में होता क्या है? देखिए, धारा 4 कहती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4, पार्षद सीमा नियम का प्रारूप अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल 1 की तालिका ABCDE में कोई एक होना चाहिए। इस अलग प्रकार की कंपनियों के लिए अलग अलग ये प्रारूप हैं। तालिका A का प्रारूप जो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए, तालिका B का जो प्रारूप है वो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के लिए है। बी वाला जो है वो गारंटी द्वारा लिमिटेड जिनकी अंश पूंजी नहीं है। सी वाला है गारंटी द्वारा लिमिटेड तो हैं लेकिन जिनकी अंश पूंजी है। डी जो है ये दरअसल असीमित दायित्व वाली कंपनियों के लिए है जो भारत में ना के बराबर पाई जाती हैं। ई जो प्रारूप है ये असीमित दायित्व वाली कंपनियों के लिए है जिनकी अंश पूंजी होती है। ठीक है, यहाँ अंश पूंजी जिनकी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारे हैं प्रारूप जिनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं अपनी कंपनी के नेचर के अनुसार। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? धारा 15 बताती है कि पार्षद सीमा नियम के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है। पहले तो ये छपा हुआ हो और पैराग्राफ में बटा हुआ हो। दूसरा, हर पैराग्राफ में क्रम संख्या सीरियल नंबर पड़ा हो। तीसरा, प्राथमिक सदस्यों के हस्ताक्षर, वो सदस्य जो कंपनी की स्थापना में कम से कम 7 सदस्य होते हैं ना, वो 7 सदस्य या 7 से ज़्यादा सदस्यों का यहाँ पे हस्ताक्षर भी होना चाहिए। उनका नाम, पता, व्यवसाय भी लिखा हो। साक्षी के सम्मुख हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर किसी गवाह की उपस्थिति में होने चाहिए। हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का या गवाह का नाम, पता, पेशा आदि लिखा जाना चाहिए। एक गवाह ही पर्याप्त है। सभी सदस्यों के लिए एक गवाह ही पर्याप्त हो सकता है, किंतु एक सदस्य के हस्ताक्षर को दूसरा सदस्य प्रमाणित नहीं कर सकता। प्रमाणित गवाह ही करेगा सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों को। और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या आप सभी लोग जानते हैं। सार्वजनिक कंपनी की में कम से कम 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य को हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, पार्षद सीमा नियम पर कोई फर्म पागल, विदेशी शत्रु या अवयस्क हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। जो है वही सदस्य हो सकता है फाउंडेशन मेंबर के तौर पे। निर्धारित मुद्रांक लगाना और हर कंपनी की एक स्टैंप होती है, वो भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे कंपनी की नहीं है। स्टैंप ड्यूटी का मतलब होता है जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे तो आपको एक शुल्क चुकाना पड़ेगा, वही स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे कहलाता है। हर राज्य में अलग अलग है। अच्छा, पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा खूब जाता है कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री क्या है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए।
और पार्षद सेवा नियम की विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। तो धारा 4 में इसकी विषय सामग्री का वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए। पहला होता है नाम वाक्य। इसमें कंपनी जिस नाम से रजिस्टर कराई जाती है वह नाम यहाँ लिखा जाता है। नाम कैसा हो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं। नाम ऐसा ना हो जो अवांछनीय हो, यानी कि जिसे केंद्र सरकार की दृष्टि में अनुचित माना जाता हो, ऐसा ना हो। किसी विद्यमान यानी एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम मैच ना करता हो। चिन्ह तथा नाम का अनुचित प्रयोग निषेध अधिनियम 1950 बना था, जिसमें ये कहा गया था कि किंग सामग्री सामग्री नहीं साम्राज्ञी किंग या क्वीन, इम्प्रेस, इम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट आदि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नाम, चित्र और सारमुद्रा, भारत की केंद्रीय, राज्य व स्थानीय सरकारों की सील या चिन्ह का तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की विशेष अनुमति से इसमें से कई नाम अब उपयोग में होती है। अगर अनुमति मिल जाती है तो किया जा सकता है, सामान्यतः नहीं किया जा सकता। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग, यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, इसे समझ लीजिए जो निजी कंपनियां हैं वो अपने नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं, और जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती हैं। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के प्रयोग से छूट भी है उन कंपनियों को जो कला, विज्ञान, धर्म आदि के प्रोत्साहन के लिए बनी हैं या जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, उन्हें ये धारा 8 के अंतर्गत छूट मिलती है। इसके बाद बात करते हैं नाम वाक्य के बाद स्थान वाक्य की। धारा 4 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस राज्य का नाम लिखा जाएगा जहां उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ठीक है, जैसे किसी कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय इलाहाबाद में है तो पार्षद सीमा नियम में इलाहाबाद ना लिख करके उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा स्थान वाक्य में। और ये समामेलन के 30 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रार के पास देने की अनिवार्यता होती है। स्थान वाक्य निम्न बातों से महत्वपूर्ण है। इस स्थान से ये पता चलता है कि कंपनी भारतीय है या विदेशी। दूसरा, इससे न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो होता है वो निश्चित हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र होगा। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय से उस स्थान का ज्ञात होता है जहां कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होती है और जहां कंपनी की वैधानिक पुस्तकें और हिसाब किताब की पुस्तकें रखी जाती हैं। अगर आपको ये प्राप्त करनी है तो उस कार्यालय में आप संपर्क कर सकेंगे। कंपनी के संचालन संबंधी सभी कार्यवाहियाँ इसी कार्यालय से होती हैं। कंपनी का मुख्य व्यवसाय किसी दूर स्थान पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन कार्यालय यहीं होगा और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहीं से मिलेंगी। कंपनी से संबंधित सभी पक्षों द्वारा पत्र व्यवहार भी इसी कार्यालय से होता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर आता है उद्देश्य वाक्य। यह पार्षद सेवा नियम का सबसे कंपनी की क्रियाओं व अधिकारों को परिभाषित करता है तथा सीमाओं का निर्धारण करता है। कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं करती। किसी कंपनी द्वारा किए गए अवैध कार्य को सदस्यों की सर्वसम्मति से भी वैध नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। उद्देश्य वाक्य को 2 भागों में बांटना पहले आवश्यक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो बात बताई गई है वो क्या है, 2013 के अनुसार पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के विभिन्न श्रेणी जैसे मुख्य, सहायक उद्देश्य, अनुद्देश्य में विभाजन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब पार्षद सीमा नियम में केवल उन उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए कंपनी समामेलित हुई है। ऐसी कंपनियां जो व्यापारिक कंपनियां नहीं हैं, जिनका कार्यक्षेत्र एक राज्य तक सीमित नहीं है, उन सभी राज्यों के नाम उन्हें देना आवश्यक होता है जिनमें वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, कंपनी का जो उद्देश्य वाक्य है वो बहुत सावधानी और दूरदर्शिता से तैयार करना चाहिए। निम्न उद्देश्यों के लिए कंपनी को स्थापित करना वर्जित है, यानी प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। पहला तो कोई अनैतिक कार्य करने के लिए कंपनी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई अवैधानिक यानी इलीगल कार्य करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्य अनैतिक भी नहीं है, अवैधानिक भी नहीं है, लेकिन लोक रीति के या लोक नीति के विरुद्ध है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे विदेशी शत्रु से व्यापार करना, ये इलीगल भी नहीं है और अनैतिक भी नहीं माना जाता है, लेकिन लोक नीति के
विरुद्ध है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, तो ये भी नहीं कर सकते। और कंपनी अधिनियम का उल्लंघन, ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती जो भारतीय कंपनी अधिनियम के विरुद्ध हो। पूंजी में से लाभांश का भुगतान करना आप नहीं कर सकते। तो कंपनी के उद्देश्य तथा भ्रम डालने वाली भी, भ्रामक भी नहीं होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो चौथा वाक्य जो आता है वो होता है लायबिलिटी क्लॉज। अभी आप पढ़ ही रहे थे कि जो कंपनियां हैं वो असीमित हो सकती हैं, असीमित दायित्व वाली हो सकती हैं या सीमित दायित्व वाली हो सकती हैं। तो सीमित दायित्व है या असीमित है, उसमें भी वो सीमित सीमित अंश पूंजी द्वारा हैं या गारंटी द्वारा हैं, ये सारी बातों का यहाँ उल्लेख होगा। जो आप अभी ऊपर पढ़ चुके हैं वही बातें यहाँ दोहराई गई हैं। देखिए, सीमित दायित्व का अर्थ क्या है कि कंपनी अंशों द्वारा जो सीमित होती है, उससे आशय है कि कंपनी के अंशधारी अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही देनदार हैं, उससे ज़्यादा पैसा उनसे कभी नहीं लिया जा सकता। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में सीमित दायित्व से तात्पर्य यह है कि कंपनी के समापन की स्थिति में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के बराबर होता है। ऐसी कंपनी को गारंटी की रकम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, किंतु अंश पूंजी सहित गारंटी वाली कंपनी में उनके सदस्यों का दायित्व एक तो अंश पूंजी के अंकित मूल्य के अलावा उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक, दोनों के लिए होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत जिस कंपनी को लिमिटेड शब्द का प्रयोग करने से छूट प्राप्त है, उसे भी अपने सीमा नियम में यह उल्लेख करना पड़ता है कि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, भले वो अपने नाम में लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल ना करती हो। सीमित दायित्व का असीमित दायित्व में बदल जाना ये कब होता है? ये तब होता है जब सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम हो जाए। जैसे कि किसी सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की कम से कम संख्या 7 होनी चाहिए और निजी कंपनी में कम से कम 2 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कंपनी 6 माह से अधिक समय तक अगर व्यवसाय जारी रखती है इन संख्या से कम हो जाने की स्थिति में, तो कंपनी के उन सभी सदस्यों का दायित्व असीमित मान लिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन जो बनती है वो ये कि संचालकों और अधिकारियों का दायित्व असीमित होना। यदि दायित्व वाक्य में ऐसी व्यवस्था की गई है तो संचालकों और किसी संचालक या सचिव या प्रबंधक का दायित्व सीमित माना जा सकता है। इन अधिकारियों के असीमित दायित्व होने का उल्लेख उनकी नियुक्ति के समय स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में कर देना चाहिए। ये तभी होगा जब दायित्व वाक्य में ऐसी व्यवस्था हो गई हो। दूसरी बात होती है विशेष प्रस्ताव द्वारा संचालकों आदि का असीमित दायित्व कर देना। कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें ऐसा वो कर सकती है, तभी लागू होगा जब संबंधित अधिकारी इसके लिए अपनी लिखित सहमति देते। और कपटपूर्ण व्यवसाय चलाने की दशा में यदि ये पता चल जाए कि कंपनी का व्यवसाय ऋणदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कपटपूर्ण उद्देश्य से चलाया गया है, तो न्यायालय दोषी व्यक्तियों के दायित्व को असीमित कर सकता है। ये धारा 339 में है। तो दायित्व वाक्य के बाद आता है जो सेकेंड लास्ट है वो है पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। कितने रुपए वो अंश का विक्रय करके इकट्ठा कर सकेगी और उसका विभाजन किस प्रकार के अंशों में होगा, उसमें से कितने इक्विटी शेयर होंगे और कितने प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। कंपनी को अंशधारियों के अधिकारों के संबंधी सूचना अंतर नियमों में देनी चाहिए, यानी अंशधारियों के अधिकार क्या क्या होंगे ये सब अंतर नियमों में बताया जाएगा। कंपनी अधिकृत और पंजीकृत पूंजी से अधिक राशि के अंश उस समय तक निर्गमित नहीं कर सकती है जब तक कि अधिकृत पूंजी में विधिवत परिवर्तन न कर दिया जाए। तो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक सदस्य अपने नाम के आगे अंशों की संख्या लिखेगा और उसके लिए या उसने ले लिए या उसने लेना स्वीकार किया है ऐसा बताएगा। प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक अंश लेने की अनिवार्यता होती है। फिर अंत में छठा आता है संघ वाक्य, एसोसिएशन क्लॉज। ये अंतिम वाक्य है। इस वाक्य को हस्ताक्षर वाक्य या अंशदायी वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य में पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति इस बात की घोषणा करते हैं कि कंपनी का निर्माण करने के लिए वो इच्छुक हैं और अपने नामों के समक्ष लिखे गए अंशों को भी लेने के लिए तैयार हैं। ये इस तरह की लैंग्वेज होती है कि हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हमारा निर्माण कंपनी के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत हो जाए और हम लोग अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों की संख्या को
कंपनी की पूंजी से लेना स्वीकार करते हैं। तो इस वाक्य के बाद हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, व्यवसाय, उसके द्वारा ली गई अंशों की संख्या और गवाह के हस्ताक्षर, ये इस तरह के कॉलमों में 7 लोगों के नाम यहाँ पे लिख के कुछ, और यहाँ कुल मिला करके सपोज 10,000। साक्षी के हस्ताक्षर, ये साक्षी एक भी हो सकता है, 2 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। नई दिल्ली, ये तब जब नई दिल्ली का हो, अगर ये उत्तर प्रदेश का होगा तो यहाँ लखनऊ हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो रहा पार्षद सीमा नियम। इसमें अगर आपको परिवर्तन करना हो तो आपने पढ़ा था ये आसान नहीं होता, ढेर सारी औपचारिकताएं होती हैं। नाम वाक्य में परिवर्तन करना हो तो क्या होगा, ऐसे ही जितने भी वाक्य हैं, 6 वाक्य हैं, इन 6 वाक्य में आपको जो जो परिवर्तन करने हैं उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, इसे हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न आज आपको करने हैं वो कौन कौन से करने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको जो करना है वह यह है कि पार्षद सीमा नियम से क्या अभिप्राय है, इसकी कोई 2 परिभाषाएं दीजिए। पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न संख्या 2 है। पार्षद सीमा नियम के महत्व को बताइए, यह प्रश्न संख्या 3 होगा। और उसके बाद में आप लिखेंगे पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न संख्या 4 होगा, जिसमें आप ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपको बताए हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखें। उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से समझें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, और आपके उन हर प्रश्न का या हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से अगर कमेंट बॉक्स में करना संभव होगा तो उत्तर में कर दूंगा, नहीं तो अगले। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।